अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है ऊंच नीच का पहाड़। राइटर है उम्मे तैफूर। किस्त नंबर 5। और फिर उस दिन के बाद से सर अब्दुल जब्बार ने जैसे उसका पीछा ले लिया। उसे अपनी क्लास में इन्वॉल्व रखने के लिए उन्होंने हर हरबा आजमाया और बिल आखिर वो कामयाब हो गए। सैन की तवज्जो एक बार फिर पढ़ाई की जानिब मबजूल होने लगी। वो मजलूमियत के खोल को चटखाने में कामयाब होता चला गया। सर अब्दुल जब्बार ने उसका अपनी ज़ात पर एतमाद बहाल किया। सैन जो एक बार फिर अपने बचपन के फेज़ में लौट चुका था, जब वो खिजर के खौफ में मुब्तला रहा करता था, उससे उभर कर अब घर में खुलकर सांस लेने लगा था। वक्त पलट नहीं सकता था, वो डॉक्टर नहीं बन सकता था, लेकिन जो वो बन सकता था उसके लिए कोशिश करना उसके हाथ में था, और उसने अपनी जान लड़ा दी। खिजर आड़े आया या अम्मी ने डांटा, उसने आने वाले कई सालों तक कानों में तेल डाल दिया। अकबर साहब उसके अंदर आने वाली इस तब्दीली से बेहद मुतमईन थे और उसकी मुकम्मल पुश्तपनाही करने लगे। कभी कभी इंसान को खड़ा होने के लिए किसी दूसरे के सहारे की नहीं, अंदरूनी ताकत की ज़रूरत होती है। खड़े के साथ फिर दो और खड़े हो ही जाते हैं। उठते कदम के साथ किसी के कदम मिल ही जाते हैं। सैन ने मुड़कर नहीं देखा। उसने शानदार नंबरों से बीएससी किया और फिर साइकोलॉजी में एमएससी करने के बाद एमफिल में दाखिला लिया तो ख़ानदान भर में उसके नाम का डंका बजने लगा था। हर छोटा बड़ा उसकी मिसालें देता था और लड़कियों की माओ ने उससे इल्तफात दिखाना शुरू कर दिया था। सादिया के लिए ये सूरत हाल अजीब तर थी। ना वो जैन को टोक पाती ना रोक सकती थी, लिहाजा उसकी कामयाबियों का सेहरा अपने सर पर सजाना शुरू कर दिया। हर एक के मुंह से निकलते तारीफी कलमात के तमगे अपने सीने पर सजाने शुरू कर दिए और जैन को इससे भी मुसर्रत ही हासिल हुई थी। वो अपनी माँ के लिए फ़ख्र का सबब बनता, इससे बड़ी खुशी उसे भला क्या मिल सकती थी। अकबर साहब के लिए वो काबिल फ़ख्र बेटा बन गया था। खिजर की हालत दीदनी थी। वो बेहद घिसट घिसट के एमबीए कर पाया था और हनोज नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था। मिलती थी तो उसके नाक पर ना बैठती और जैसी चाहिए थी वो मिलती ना थी। जैन को देखता तो दिमाग की खोलन सिवा हो जाती। वो जितना ज़्यादा जैन को नीचा धकेल सकता था उसने धकेला था। ये करते करते वो बच्चे से बड़ा हुआ था और इस ऊंच नीच के चक्कर में वो खुद इखलाकी पस्तियों में जा गिरा था। बचपन में उसने जैन को कभी ऊंच नीच का पहाड़ खेलने नहीं दिया था। जैन ऊंच पर कभी ना चढ़ पाए, इसमें उसकी नफसियाती तस्कीन थी। लेकिन वक्त होले होले बाजी पलट रहा था। एक खेल पर तो वो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो खेल जो किस्मतें खेलती हैं उसके इख्तियार से बाहर था। वो छोटे छोटे मैदानों में जैन को पछाड़ता रहा और जैन बड़े महाज पर सबकत ले गया। उसने जैन को डॉक्टर ना बनने दिया कि इस तरह वो हर तरफ छा जाएगा, लेकिन जैन जिस लाइन में चला गया वहाँ अभी से उसकी शोहरत फैल रही थी। उसे कॉलेजेस और बड़े इदारों से जॉब की ऑफर्स मिलना शुरू हो चुकी थी। एमफिल मुकम्मल करने तक उसने जॉब की भी ताकि अपना तमाम खर्च खुद उठा सके। और जिस दिन शहर के बेहतरीन कॉलेज में उसकी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तकर्री हुई, उस दिन खिजर ने अपने कमरे की हर चीज़ उल्टा के रख दी थी। सादिया अपने लाडले की हालत के पेश नज़र सर पर दुपट्टा बांधकर करवट लिए लेट गई थी कि जैन की खुशी में खुश होता देखकर खिजर सह नहीं पाएगा और मज़ीद दिल बर्दाश्ता होगा। अकबर साहब ने नई नकोर गाड़ी की चाबी जैन के हवाले की तो उसकी आंखें डबडबा गईं। माजी उसकी पुश्त पर भले अजियत दाग गया था, लेकिन उसके हाल ने उसकी छाती पर सुनहरी तमगे सजा दिए थे। उस रात खिजर कमरे में कुर्सी पर झूलता पल पल सुलगता रहा था। हसद करने वाले का हाल उस पिच्चू की तरह है जिसके इर्द गिर्द आग लगा दो तो वो खुद को ही डंक मार के अपना खात्मा कर लेता है। रोजाना की तरह वो बहुत सवेरे जाग गया था। फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ने की आदत उसे दादी ने डाली थी, लेकिन उनकी वफात के बाद उसमें वक्फा आ गया और फिर एक वक्त आया कि वो दोबारा से खुद को मुनज़्ज़म करने में कामयाब हुआ तो उसने सबसे पहले नमाज को लाजिम कर लिया। जब उसे सुनने वाला कोई ना होता तो उस वक्त उसके लिए नमाज ही जज्बाती और रूहानी सहारे का काम करती थी। उसने कुरान पाक रेहल में रखा और उठकर खिड़की के करीब चला आया। बाहर हल्की हल्की हवा के हलकोरे थे और पल पल तेज होती रोशनी। ये मंजर देखना उसे अच्छा लगता था। यूँ महसूस होता जैसे तमाम दिन खूबसूरत गुजर जाएगा। उसने खिड़की के पट मुकम्मल खोलकर थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाली तो एक तरफ लॉन चेयर पर अब्बू बैठे दिखाई दिए। वो मुस्कुरा दिया। रोज की तरह वो उससे पहले वहां मौजूद थे। वो बालों में उंगलियां चलाता बाहर चला आया।
अब्बू उसे देखकर मुस्कुराए और हाथ में थामा बासी अखबार टेबल पर रखकर उसे शफकत से देखने लगे। वो सलाम करता दूसरी कुर्सी पर अदब से बैठ गया। अब्बू थोड़ी देर बहुत वाक शाक किया करें, इस वक्त यहीं लॉन में ही। डॉक्टर ने तनबीह की थी आपको। लास्ट चेकअप में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई था, ख्याल रखें अपना। वो घुटनों पर दोनों कोहनियां टिकाकर थोड़ा आगे को झुककर अकबर साहब से मुखातिब हुआ। जवाब में वो दोनों आंखें मीचकर मजाकन गोया हुए। क्या करना है अब, ख्याल रख के, उम्र गुजर गई, अब तो बोनस पे गुजरनी है बेटा। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और बोनस क्यों भला, बड़े भाई लगते हैं मेरे। अभी तो हम दोनों को मिलकर दुनिया देखनी है, बस मैं और आप। वो अपनाइयत से बाप का हाथ थामे कह रहा था और अकबर साहब की आंखें बेटे की मोहब्बत पर झिलमिला गईं। उन्हें याद नहीं थी कोई एक बात भी, कोई एक नेकी भी, लेकिन ज़ैन उनकी किसी नेकी का अजर था या फिर उनकी माँ की दुआ। कॉलेज के लिए कब तक निकलना है तुमने? उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ से निकालकर चश्मे के पीछे से अपनी गीली आंखों को मसला और पूछा। ज़ैन ने चेहरा ऊंचा करके आसमान पर निगाह दौड़ाई और पुरसोच लहजे में बोला, आज तो देर से जाऊंगा। पहला लेक्चर 10 बजे के बाद है, बस उसी वक्त लगभग। तो फिर मुझे भी छोड़ देना रास्ते में आरिफ की तरफ। बड़े दिन हो गए उससे गपशप किए। दोपहर वहीं लगाऊंगा मैं, शाम को उतार जाएगा मुझे। उन्होंने अपने दोस्त का नाम लेते हुए तफसील से कहा तो ज़ैन भवें उचकाता बोला, अम्मी को बुरा लगेगा अब्बू, आपको पता है ना, उन्हें अंकल आरिफ नहीं पसंद और आप पूरा दिन गुजारना चाह रहे हैं। बदमज़गी हो जाएगी अब्बू। उन्हें पसंद ही कौन है बेटा सिवाय अपने लाडले के। छोड़ो उसे, जो कहा है वो करो, नहीं तो चला जाऊंगा खुद ही मैं। वो नरूठे लहजे में बोले तो ज़ैन ने झट से उनका घुटना थामा। जी नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा आपको, नाराज़ ना हो, मैंने बस वैसे ही कहा था। आए नाश्ता वाश्ता करते हैं ना मिलकर, फिर निकल चलेंगे दोनों बाप बेटा, पक्का। वो हल्की सी आंख दबाता हुआ उनसे कह रहा था। अकबर साहब को उस पर बहुत प्यार आया। जब से नौकरी करने लगा था उसने लाशऊरी तौर पर माँ बाप को लाडली औलाद की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। नाज उठाना, बात रद्द ना करना, मनपसंद चीज़ें लाना और दोनों से इजहार में कोई फ़र्क ना करना। बिना किसी सिले के वो इसी रूटीन पर चल रहा था। अकबर साहब को सही मानों में उस पर फ़ख्र था। सुबह के 8:30 का वक्त था और सादिया किसी गहरी सोच में गुम डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मुलाजमा एक एक करके नाश्ते के लवाजमात मेज़ पर सजा रही थी। ये कुल वक्ती मुलाजमा ज़ैन ने खास माँ के लिए रखवाई थी और उन्हें इसकी वजह से बहुत आराम था। जोया कॉलेज जा चुकी थी और अकबर साहब खामोशी से ताज़ा अखबार एक हाथ में थामे दूसरे से स्लाइस में आमलेट रखे खा रहे थे। सादिया हर कुछ देर में उन्हें घूरती और फिर कुछ कहते कहते चुप की चुप रह जाती। अकबर साहब जानते थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। इसी असना में ज़ैन नक्सक से तैयार वहां चला आया। ऑफ वाइट फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट पहने वो मुकम्मल रोब दाब के साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था। सादिया ने फितरी मोहब्बत से बेटे को देखा। वो उनका फर्माबरदार बेटा था, उनकी हर बात मानता था, अपनी पूरी तनख्वाह लाकर उनकी हथेली पर रखता और फिर अपनी ज़रूरत के लिए पैसे उनसे मांगता। उन्हें बेहद इज्जो एहतराम देता था। वो उससे मोहब्बत करती थी क्योंकि उनकी औलाद था। लेकिन तभी आता जब सामने खिज़र आ जाता। इस वक्त भी उनकी सोचों में जो कुछ चल रहा था उसमें भी आमने सामने खिज़र और ज़ैन ही आ चुके थे और लाजमी अमर था कि वो खिज़र के लिए ज़ैन से बेहतर ही सोच रही थी। ज़ैन माँ को तफक्कुर में डूबा देखकर पूछे बिना नहीं रह सका, अम्मी क्या बात है, इतनी चुप क्यों है, खैर तो है? स्लाइस पर आमलेट का टुकड़ा रख के उसने उस एक फोल्ड देते हुए पूछा। अकबर साहब ने जोर से अखबार को झटका। यह इशारा था कि वो ज़ैन के सामने खामोश रहें, बाद में बात होगी। सादिया समझते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई और जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, बस खिज़र की जॉब को लेकर परेशान हूँ। ऐसी हाई फाई डिग्री होते हुए भी मेरा बच्चा खज्जल ख्वार हो रहा है। नौकरियाँ तो जैसे उससे दुश्मनी किए बैठी हैं, कोई मिलकर नहीं देती। ज़ैन ने माँ को संजीदगी से देखा और मदब्बराना तसल्ली दी। मिल जाएगी अम्मी, मैंने की है 1-2 और लोगों से बात, जल्दी बताएंगे, कुछ फिक्र ना करें। कैसे ना करूं, वो तुम्हें देख देख कर कुड़ता रहता है बेटा। उसे अपनी आला डिग्री का दुख सताता रहता है कि आखिर तुम्हारे से ज़्यादा वैल्यू है उसके पढ़े हुए की। लेकिन बजाय इसके कि बड़ा भाई सेट हो जाता, माशाल्लाह से तुम हो गए। अब खुद से छोटे को देख कर दुखी तो होगा ना वो। ज़ैन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अकबर साहब बीच में कूद पड़े। क्यों दुखी हो रहा है वो और उसके दुख? दिमाग में खन्नास भर रखा है तुमने उसके। ज़ैन ने 2 नौकरियां लगवाई हैं, लेकिन तुम्हारे लाडले को वारा ही नहीं खाता कुछ। कभी तनख्वाह तो कभी सीट, कभी बास तो कभी स्टाफ।
वो दर हकीकत चपड़ासी की नौकरी के लायक है। 4 दिन करे ना तो औकात और अकल जगह पर पहुंच जाए। और ये किसने कह दिया तुमसे कि उसने जैन से अच्छी डिग्री ली है? मर मर के MBA किया है उसने और जैन MPhil कर चुका है बेगम साहिबा। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो और फॉरेन इंस्टीट्यूट से ऑफर्स है उसे। खिजर को नहीं। अब दोबारा मेरे सामने खिजर के रोने मत रोना, समझी? सादिया और जैन ने दम साध रखा था। अकबर साहब अब अक्सर ऐसे ही गुस्से में आ जाया करते थे और यह गुस्सा ज्यादातर खिजर और बीवी के लिए ही हुआ करता। जैन को माँ का सुता हुआ चेहरा देखकर शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और चाय का कप हाथ में थामकर उठ खड़ा हुआ। ये मैं कमरे में पी लेता हूँ, चीजें कलेक्ट कर लूँ। उसने मग की जानिब अबरुओं से इशारा किया और अकबर साहब से मुखातिब हुआ, अबू आप तैयार हो जाए, निकलते हैं थोड़ी देर में। और इतना हाइपर ना हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। फिर वो माँ को देखते हुए बोला, और अम्मी आप परेशान ना हो जाएगा बंदोबस्त। अबू भी खिजर की जॉब को लेकर टेंस हैं, बस आप उसे भी समझाएं थोड़ा कि जगह बनाने में वक्त लगता है। प्रोमोट होने के लिए कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। कोई भी जाते साथ ही चीफ नहीं बना देता। ठीक है, परेशान ना हो, चलता हूँ, देर हो रही है। और जोया को मैं वापसी पर कॉलेज से पिक कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। उसके निकलते ही अकबर साहब ने शाकी निगाहों से बीवी को देखा। इशारा किया था ना चुप रहना, क्यों उसी का दिल मिला हुआ है तुम माँ बेटे को दुखाने के लिए? तो असल मसला कहाँ बोला मैंने, वो तो बात कोई और है। सादिया ने चाय का घूंट भरते हुए सुकून से कहा तो अकबर साहब सुलग गए। वाह, यानी कि अभी छुरी फेरनी बाकी थी। फेरो फिर। सादिया ने कप मेज पर वापस रखते हुए उनकी जानिब झुकते हुए शुरुआत की। वो आपको पता है ना, जुनैरा आ रही है इटली से। जुनैरा उनकी नंद थी और शादी के बाद से इटली में मुकीम थी। अकबर साहब उनकी बात के जवाब में इस्तफहामिया उन्हें देखते हुए बोले, मुझसे ही पता चला है तुम्हें उसके आने का, अब मुझे क्यों बता रही हो? अकबर देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। सादिया ने उनके हाथ की पुश्त पर अपना हाथ जमाया। आप उससे खिजर के लिए बात करें ना। देखिए ना, वो बड़ा है और फिर पहला नंबर उसी का होना चाहिए। वो पहले ही काफ़ी जूद रंज रहता है और ऐसे में अगर जैन के बारे में जब उसे मालूम होगा तो उसका दिल जख्मी हो जाएगा। मेरे लिए मेरी औलाद बराबर है, लेकिन मैं इंसाफ की कायल हूँ अकबर। मैं नहीं चाहती कि कल को हमारी औलाद में इन बातों को लेकर इख्तलाफ हो, इसलिए आप खिजर की बात करें। मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती अकबर। अकबर साहब तेज से कुर्सी परे घसीटते उठ खड़े हुए। ये बोलो कि तुम बस खिजर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, किसी और के लिए तुम्हें तराजू दिखाई ही कहाँ देता है। एक बात कहूँ सादिया बेगम, वो दोनों हथेलियों के बल मेज पर झुके। तुम्हें खिजर को बर्बाद कर देने का जुनून है। तुम्हारी जुनूनी मोहब्बत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, लिख लो मेरी बात। और दूसरी बात, अगर जुनैरा ने जैन के लिए कहा है तो जैन ही की बात होगी, और इस बार भले से खिजर कुछ भी खा ले। बहुत हुआ ये तमाशा। वो कहकर गुस्से में वहां से निकलते चले गए। मैं भी देखती हूँ मेरे खिजर की खुशी कौन छीनता है। मेरी लाश पर से गुजरना होगा सबको। सादिया ने तलखी से बड़बड़ा के मेज पर पड़ा चाय का कप उठाकर पीठ में जोर से पटका। कप तड़क किया, कतरा कतरा चाय कप की दरार से रिसती हुई पीठ में जमा होने लगी। दिन के 11:30 बज चुके थे। कमरे में तेज म्यूजिक और धुआं मदगम हो रहा था। कोई शय जगह पर नहीं थी। यूं लगता था जैसे अभी यहाँ कुश्ती हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये इस कमरे की अमूमी हालत थी। दीवारों पर मर्द रेसलर्स के पोस्टर्स और औरतों के नीम बरहना पोस्टर्स कमरे के मालिक के शौक का पता देते थे। फर्श पर जा बजा सिगरेट के टोटे पड़े थे। अपने बेड पर उल्टी हालत में लेटा खिजर अकबर हमदानी काले रंग की बनियान के साथ ग्रे ढीला सा ट्राउजर पहने हुए था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सादिया अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही वो फौरन नाक पर हाथ रखकर खांसी थी। एक नज़र खिजर को देखकर वो कमरे की खिड़कियों की जानिब बढ़ी और पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दी। हवा के ताज़ा झोंके अंदर दाखिल हुए और अंदर की घुटन और बदबू को बाहर का रोजन मिला। सादिया ने पलटकर मलामत आमेज निगाह से सारे कमरे को देखा, फिर बेटे से मुखातिब हुई। खिजर चांद, कब तक यूं पड़े रहना चाहते हो? देखो जरा कमरे की हालत। मगर तेज म्यूजिक की आवाज में उनकी आवाज चांद के कानों में कैसे पहुंचती? वो आगे बढ़ी और सिस्टम ऑफ कर दिया। खिजर ने नागवारी से कोहनियों के बल उठकर देखा। माँ को देखकर भी उसकी पेशानी के बल तो ना गए, लेकिन तेवर मध्यम जरूर हो गए। ये क्या हशर कर रखा है? खिजर कमरे में पैर रखने को जी नहीं करता। तो ना रखी ना, किसने बुलाया है? वही खुद सर और पत्थर फाड़ लहजा। वो उठकर बैठ गया और बालों में उंगलियां फेरने लगा। सादिया नीचे कारपेट से उसकी कल रात की उतारी कमीज उठाते हुए बेड के किनारे पर बैठ गई। क्यों ना रखूं, मेरे चांद का कमरा है, लेकिन कुछ तो समेट कर रखा करो।
अब देखो ना दीवारों पर कैसे फजूल से पोस्टर लगा रखे हैं। रोजाना एक नई तस्वीर का इजाफा हुआ होता है यहाँ। घर में जवान बहन है बेटा, सोया इसीलिए तुम्हारे कमरे में नहीं आती कि एक तो वो कहती है गंदा बहुत होता है, दूसरा ये वाहियात से पोस्टर्स। अच्छा तो नहीं लगता ना मेरी जान। उन्होंने हाथ बढ़ा के उसकी पेशानी से बाल हटाए जिसे उसने नखुवों से झटक दिया। लेकिन सादिया को फर्क नहीं पड़ा। सोया को तो बहाना चाहिए अम्मी, जैन की चमची, मेरे में तो ऐब ही दिखते हैं सबको। हर किसी को जैन से मोहब्बत है, वो भी उसी के गुण गाती है। लानत है ऐसी जिंदगी पे, मैं इसीलिए तो यहाँ से दूर चला जाना चाहता हूँ। मैं करती हूँ ना तुमसे मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा, और माँ से ही दूर होने की बात करते हो। माँ से क्यों नाराज हो, अब लड़ तो रही हूँ तुम्हारी नौकरी के लिए सबसे। अब भी फिर नाश्ते पर बदमज़गी हो गई थी। बेटा जैन की नौकरी पसंद होती ना तुम्हें तो वही उससे लेकर दिला देती, लेकिन तुम्हारा दिमाग ही बहुत ऊंचा है। अपनी मनवाने के लिए पहले थोड़ी सी माननी पड़ती है चंदा। क्यों क्यों मानूं मैं किसी की? इसलिए पैदा नहीं हुआ मैं कि गुलामियां करता फिरूं। और अम्मी नौकरी की परवाह किसको है भला? आपको कहा था कि आप बात करें अब्बू से सुनहरा पुप्पो को मेरे लिए मनाने की, वो आप कर नहीं रही। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी और सादिया की परेशानी बढ़ रही थी। ऐसे में उन्हें हमेशा घबराहट, जैसे खिजर को कुछ हो ना जाए। की है, हौसला रखो, वो अभी नहीं माने खिजर। सुनहरा ने बात ही जैन के लिए की है तो वो कैसे अपनी बहन को तुम्हारे लिए कायल कर लें। सब्र लो, बार बार करूंगी तो शायद बात बन जाए। मैं नहीं कर रहा सब्र, समझी आप? वो तनफन करता बेड से उतरकर खड़ा हो गया। आपको 2 दिन दे रहा हूँ कुछ कर लें, वरना फिर मैं कुछ कर लूंगा। सुनहरा पुप्पो का दामाद बनूंगा तो मैं, किसी और को मैं बनने नहीं दूंगा, खास तौर पर उस जैन छछूंदर को। उसने गुस्से से वॉशरूम का रुख किया तो पीछे से माँ ने आवाज लगाई, तो अलग से कोशिश करो ना, नैना से राब्ता करो, उससे दोस्ती करो, उसे कायल कर लो किसी तरह, तो फिर तुम्हारे अलावा पुप्पो का दामाद कोई और बन ही नहीं सकेगा। सादिया की बात सुनकर वो थमा, पलटकर माँ को मानी ख्याजी से देखा और फिर मुतासिर होते हुए अपने दिमाग को शहादत की उंगली से बचाकर वही उंगली माँ की जानिब लहराई और गुनगुनाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। सादिया फखरिया बेटे को देखकर मुस्कुराई। हमेशा की तरह वो औलाद में ऊंच नीच का खेल रचाने के लिए कमर कसने जा रही थी। जैन स्टाफ रूम में दाखिल हुआ तो वहां एक नया चेहरा देखकर ठिठक गया। उसकी आमद के साथ ही सबने उसे मामूल के मुताबिक पुरजोश सलाम किया, क्योंकि वो सभी से अच्छी दोस्ती रखता था। अपने हाथ में थामी चीजें उसने एक जानिब बड़े मेज पर रखी और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मिसेस वकार सीनियर लेक्चरार थी जिनकी बगल में वो बैठी थी। उन्होंने तारुफ करवाने में पहल की। सर जैन, इनसे मिलिए, ये हैं असवा ख्वाजा, नई लेक्चरार अपॉइंट हुई हैं। बहुत टैलेंटेड है, आपकी तरह छोटी सी उम्र में बड़े बड़े झंडे गाड़ते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है। जैन मतानत से मुस्कुराया और मुकाबिल बैठी उस सादा सी लड़की को सर के इशारे से सलाम किया, जिसके जवाब में उसने भी सर ही हिला दिया। जैन की निगाह चंद पल उसकी निगाह से मुतसादम रही, फिर उसने वापस हाथ में थामे किताब पर नजरें गाड़ दी। सादा उजला गंदमी चेहरा, गालों पर सुर्खी और उस सुर्खी पर दिखाई देते मध्यम से पिंपल्स, दरमियान से मांग निकाले आधे सर को दुपट्टे से ढांपे, वो बहुत सोबर और पुरकशिश थी। जैन ने गौर से देखा तो उसकी आंखों में सब्जी माइल सुनहरापन झलकता था, और अब से पहले उसने कभी किसी के चेहरे पर पिंपल्स इतने सजते नहीं देखे थे। जैन ने गहरी नजर उस पर डालने के बाद साथ बैठे माशियात के प्रोफेसर जहूर अहमद की जानिब मतवज्जा हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि तो गहरी सब्जी महल सुनहरी आंखों ने उसकी बेध्यानी के दौरान पूरे ध्यान से उसे देखा था। रात तक वो लैपटॉप पर बैठे रहने के बाद कमरे की खिड़की में जा खड़ा हुआ। बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही थी। भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद वो पंचों के बल 2 बार उचक कर फ्रेश हुआ और लान का रुख किया। हल्की हल्की खुनक हवा और सब्जे की मखसूस खुशबू उसकी थकन उतार गई। दिन भर की सख्त रूटीन में उसे खुद के लिए वक्त जरा मुश्किल से मिलता था। वो पीएचडी की तैयारी शुरू करने वाला था और इस सिलसिले में एक बार फिर शदीद मसरूफ हो गया था। वो लान में रखी चेयर्स में से एक पर आ बैठा और सर झुकाकर अपने चप्पल में मकीद साफ सुथरे और नफीस प्यारों को देखते दिन भर की रूटीन जहन में दोहराने लगा। ऐसे में सबसे पहला जो चेहरा तस्वुर में उभरा वो उसवा ख्वाजा का था। ऐसी सादा लेकिन बला की पुरकशिश लड़की एक अरसे बाद नोटिस की थी। ऐसा नहीं था कि वो सनफे मुखालिफ की जाने मतवज्जा नहीं होता था। उसे अच्छे चेहरे अच्छे लगते थे। एक खास हद में रहते हुए वो मुनासिब बातचीत भी करता था, लेकिन उसने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। शायद वो गुज़िश्ता कई सालों से इस कदर मसरूफ हो चुका था कि इस जानिब ध्यान ही ना गया था।
कुछ कर दिखाने का आज़म और जुनून उसे दूसरी बातों की जानिब मतवज्जा होने नहीं देता था। लेकिन आज अस्वा ख्वाजा का चेहरा उसकी तवज्जो मबजूल करने में कामयाब हो गया था। अब यह भी नहीं था कि वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, बस वो उसे अच्छी लगी थी कि दिल चाहा उससे बात करे, उसकी आवाज़ सुने, बस और कुछ भी नहीं। शायद वो सोचों में गुम मुस्कुरा रहा था जब उसके साथ वाली कुर्सी पर जोया चाय के 2 भरे हुए मग लेकर आ बैठी। वो चौंका और मोहब्बत से रहन को देखने लगा। तुम जाग रही हो लड़की, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? आप भी तो जाग रहे हैं, आपने यूनी नहीं जाना क्या? जोया ने दूबदू सवाल किया था। वो खुलकर हंस दिया। जोया ने चाय का मग भाई की जानिब बढ़ाते हुए इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, मुझे तो खुशी से नींद नहीं आ रही, आपके साथ क्या मसला है भाई? जैन घूंट भरते हुए चौंका और हैरानी से पूछा, क्यों जी, कैसी खुशी, खैरियत है ना? खिजर को जॉब मिल गई है क्या? वो तो सबसे ज्यादा इसी खबर से खुश होता, लेकिन जोया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं परवाह उनकी जॉब शॉब की, दिन ब दिन सड़ियल होते जा रहे खिजर भाई। जिस तरह के उनके काम करने के तरीके हैं ना, मिल ही ना जाए कहीं। ऐसे नहीं कहते, भाई है हमारा, बहन भाई एक दूसरे के खैरख्वाह होते हैं। उसने टोका तो वो सर झटकते हुए असल मुद्दे पर आई। फिलहाल तो अब्बू की बहन अपने भाई की खैरख्वाही करना चाहती हैं। क्या मतलब? कौन सुनहरा पुप्पो? वो कहाँ से आ गई बीच में? आ नहीं गई, आने वाली हैं इटली से नैना के साथ, उसकी और आपकी बात पक्की करने। अब्बू से रिश्ता मांगा है उन्होंने आपका। आपकी लायकी की धूम मुल्कों मुल्कों पहुंच गई है जनाब। अभी बात बड़ों के बीच में है, देखें बच्चों के बीच कब तय पाती है। सोया आंखें पटपटाती हुई मजे से कह रही थी और जैन सुनकर सुन बैठा रह गया था। चाय का मग उसके हाथ में झटका खा गया, लेकिन वो संभल गया। जोया जोश में तमाम राज अफशा किए जा रही थी और वो बेनाम सी उदासी के जेरे असर गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रहा था। अगर अम्मी और अब्बू रिश्ता तय कर चुके थे तो उसकी राय अब्स थी, खासतौर पर अम्मी के फैसले के आगे। उसने बेकली से सोचा कि जिस तस्वुर को कुछ देर पहले सोचते वो अच्छा महसूस कर रहा था, उसकी मियाद इतनी सी थी। वो अम्मी और जोया को लेकर शॉपिंग मॉल आया था। उन्हें मौसमी कपड़ों की खरीदारी करनी थी, जिसमें सरे फहरिस्त खिजर के कपड़े होते थे। उसे कभी एतराज नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो अपनी तनख्वाह अम्मी के हवाले करता था तो भूल जाता था कि उस पर उसका अपना भी कोई हक है। सादिया उसे जहां जैसे चाहे इस्तेमाल करती थी। उसने कभी परवाह नहीं की थी, लेकिन अब्बू ने इस चीज का जल्द ही नोटिस ले लिया था। हर माह वो सादिया को जैन की तनख्वाह अलल्ले तलल्लो में उड़ाता देखते थे और फिर खिजर भी धड़ल्ले से माँ से मन चाही रकम जब चाहे ऐंठ लेता था। वो जैन की तनख्वाह यूं खिजर की अयाशियों पर बर्बाद होता देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ माह तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन फिर अगले महीने जब जैन ने सादिया को पैसे पकड़ाए तो उनके पकड़ने से पहले अकबर साहब ने उचक लिए। क्या बरखुरदार, क्या सिर्फ माँ का ही हक जानते हो, बाप का कोई हक नहीं? क्या मैंने तुम्हें पाला नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं? अकबर साहब के इन जज्बाती जुमलों पर जैन बौखला गया। उसके तो वहम गुमान में नहीं था कि वो कोई गिला कर सकते हैं। वो शर्मिंदा होता हुआ बोला, आपका तो हक मैं कभी अदा कर ही नहीं सकता अब्बू। आप जितने चाहे पैसे रखें, मैं भी आपका हूँ और मेरी कमाई भी। अकबर साहब छाती चौड़ी किए मुस्कुरा के बेगम को देखने लगे, जबकि सादिया दांत भींचे गुस्सा कर रही थी। अकबर साहब ने पैसों में से 5-5 हजार के चंद नोट निकालकर अपनी जेब में डाले और बकाया सादिया को पकड़ाते हुए बोले, तुम्हें मैं भी घर के लिए खासी बड़ी रकम देता हूँ, उसके अलावा इतने बहुत हैं। सादिया ने नाराजगी से मुंह फेर लिया तो वो पैसे जैन की जानिब बढ़ाते हुए हुक्मन बोले, ये कल मेरे अकाउंट में जमा करवा आओ, अगर इतने ही फालतू हैं तो। लेकिन सादिया ने फौरन से पेशतर हाथ बढ़ाकर पैसे झपटे और अंदर चली गई। जैन ने माँ की पुश्त देखते हुए ताज्जुब से बाप को देखा तो वो मजा लेने वाले अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जेब में रखे नोट निकाले और जैन को देते हुए बोले, ये रखो, इन्हें गिन लो। अब से इतने पैसे तुम पहले से ही निकाल कर बाकी रकम माँ को दोगे और इसे मेरा हुक्म समझना। क्या तुम्हें 4 लोगों में उठना बैठना नहीं होता? महीने के आखिर तक तुम्हारे पास फूटी कोड़ी नहीं होती और माँ से मांगते हो तो वो भी हरी झंडी दिखा देती है, क्योंकि सारा महीना पैसों की झंडी अपने लाडले को जो दिखाती रहती है। इसलिए मेरी बात पर अमल करना। जैन बाप की मोहब्बत पर दिल ही दिल में निहाल हो गया। उसके बाद से उनके कहने के ऐन मुताबिक वो मखसूस रकम अपनी जरूरत के लिए निकालने लगा था। गो के उसमें से भी ज्यादातर वो घर की चीजों पर लगा दिया करता था, लेकिन अब उसे जाती जरूरत के लिए कमी नहीं होती थी। माल में घूमते उन्हें काफी वक्त हो गया था। अम्मी ने खरीदारी तो कर ली थी, लेकिन वो विंडो शॉपिंग की शौकीन भी थी। जैन बिना माथे पर बल डाले माँ और बहन के साथ साथ चल रहा था। तभी उसने एक शॉप से अस्वा ख्वाजा को निकलते देखा। उसने भी जैन को देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सर हिलाया। जैन को अच्छा नहीं लगा कि वो बिना सलाम दुआ के टीन एजर्स की तरह शर्माता घबराता आगे निकल जाए,
जैसे दिल में कोई चोर हो। इसलिए वो चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया और सलाम दुआ करने लगा। कुछ कदमों की दूरी पर आगे आगे जाती अम्मी और जोया भी ठहर गईं और पलटकर उनके पास आ खड़ी हुईं। मिस असवा, ये मेरी अम्मी है और ये मेरी छोटी बहन, और अम्मी ये असवा है मेरी कोलीग। जैन ने दोनों जानिब से तारुफ करवाया। असवा ने खुश दिली से सलाम किया। जोया तो तबन दोस्ताना थी, इसलिए खड़े खड़े तफसीली तारुफ में जाने लगी। अम्मी अलबत्ता लिए दिए सी थी। वो असवा को अजीब निगाह से घूरती रही, जिसके बायस असवा ने बेचैन सी होती इजाजत चाही। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ। आप कभी मेरे घर आइएगा और इस चहकती मैना को भी लाइएगा, बहुत खुश मिजाज है। उसका इशारा जोया की जानिब था। सादिया ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस रूखा सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। असवा जैन को अल्लाह हाफिज कहती जाने लगी थी कि जोया ने आवाज देकर रोक लिया। हमारे आने से पहले शायद आपको हमारे घर आना पड़े। जैन भाई की मंगनी शंगनी करने वाले हैं हम। जोया छोटी और चुलबुली थी, मौका महल नहीं देखती थी, इसलिए सबके सरों पर धमाका करके मुस्कुराती सबके चेहरे देख रही थी। असवा की रंगत पल भर को मुतगैर हुई, लेकिन फिर संभलते हुए जैन को मुबारकबाद दी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अम्मी जोया को झिड़कती वहां से लिए आगे चलती, जबकि जैन बुझे दिल और डूबती धड़कनों के साथ वहीं खड़ा असवा को जाते देखता रहा। अगली सुबह वो यूनी आया तो उसवा कहीं दिखाई नहीं दी। वो बेचैन हो गया था, सारा दिन कहीं दिल नहीं लगा। अभी दिन ही कितने हुए थे भला उसवा को यूनी ज्वाइन किए, लेकिन यूं लगता था जैसे कितने अरसे से वो यहीं थी। वो एक संजीदा तबीयत की लड़की थी, किसी से भी अब तक ज्यादा घुली मिली नहीं थी, फिर भी वो उसे बुरी तरह मिस करता रहा था। फारिग वक्त में वो लाइब्रेरी के सबसे आखिरी केबिन में, जो असातिज़ा के लिए मख्तस था, काफ़ी का बड़ा समग लिए बैठा बिला वजह मैगजीन फरोल रहा था। उसे रह रहकर कल की मुलाकात पर अफसोस था। ना वो मिले होते, ना जोया उसवा को उसकी मंगनी के बारे में ओल फोल कहती, और ना वो परेशान होता। अपने अंदर की सोचों से परेशान होकर उसने उसे कॉल करने का फैसला किया। उसका नंबर उसके पास था, जैसे दीगर कोलीग्स के थे। उसने कॉल मिला दी और धड़कते दिल से उठाए जाने का इंतजार करता रहा। 4 बैलों के बाद एकदम उसने कॉल काट दी। क्या कहूँगा मैं उसे? हालचाल पूछूं? वो क्यों भला? मैं ही क्यों? क्या किसी और ने पूछा होगा? वो जो अगर कह दे कि मुझे ऐसी क्या आफत पड़ी थी कॉल करने की, किस रिश्ते से कॉल की है, तो क्या जवाब दूंगा मैं? क्या मैं किसी ताल्लुक को बढ़ाना चाहता हूँ? लेकिन जवाब क्या है? मंगनी का शोशा उठा हुआ है और उसवा को गलत फहमी में मुब्तला करने का हक नहीं रखता मैं। नहीं जैन अकबर हमदानी, नहीं। तुम्हें या तो घर में स्टेप लेना पड़ेगा या फिर उसवा को भूल जाना होगा। किसी एक महाज का सामना तो करना पड़ेगा। अब ये तुम पर है कि कौन सा चुनते हो। खुद को मलामती अंदाज में खूब अच्छी तरह समझाने के बाद उसने अब्बू से बात करने का फैसला कर लिया। सुनहरा पुप्पो पाकिस्तान पहुंच गई थी और पूरे खानदान में जैसे दावतों का मुकाबला शुरू हो गया था। 2 बेटे और 1 बेटी की माँ थी, जो ना बुलाता वही घाटे में रहता। सुनहरा पुप्पो ने तो कीर चाचू की तरफ क्याम किया था और वहीं से वो सबके घरों में जाकर मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू किए हुए थी। वो घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के बाहर से गुजरते उसे बुलंद कह कहे और खुशकुन आवाजें कानों में पड़ी। वो समझ गया कि सुनहरा पुप्पो आई हुई हैं। अंदर से उनकी बुलंद और खनखनाती आवाज आसानी बाहर तक आ रही थी। नैना बस 1.5 हफ्ते तक पहुंचेगी। उसके कुछ लास्ट असाइनमेंट्स थे जो सबमिट करवाने थे। कहने लगी, मम्मा आप पहुंचे, मुझे रास्ता आता है। अम्मी के नैना से मुतल्लिक पूछने पर वो बोली तो उनकी बात पर सभी के हंसने की आवाजें उभरी। जैन ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि नैना अभी तक नहीं आई। वो कुछ वक्त चाहता था और इस वक्त में वो अब्बू को अच्छे से कन्विंस कर सकता था। एक बात तो उसके भी जहन में आई थी कि सुनहरा पुप्पो ने खिजर की बजाय उसका नाम क्यों लिया। वो तो नैना को ठीक से जानता भी नहीं था, ना कभी बात ना कभी मुलाकात। कजन होने के नाते एक दूसरे की पहचान थी और बस। दिल में एक चुभन यह भी थी कि किसी ने उसकी राय तक नहीं पूछी थी और सब जैसे तय हुआ पड़ा था। अंदर जाने का इरादा तर्क करता वह दबे कदमों अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दिल कुल बुलाए जा रहा था, जिसमें उसवा की गर्दान थी और नैना की आमद का खिलजान था। एक जंग सी छिड़ी थी। वो जूते उतारे बिना पिंडलियां बेड से नीचे लटकाए चित लेट गया। छत को बेमकसद घूरते उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी तो करीब पड़ा तकिया उठाकर आंखों पर रखकर वो सो गया। कम से कम सोने के दौरानिये में तो वो सुकून हासिल कर सकता था। 2 दिन इसी शशोपंज में गुजर गए थे कि पहले किससे बात करे, उसवा से या अब्बू से। यूनी में उसवा से सामना होता था और वो उसे बस देखने और कुछ कहने की दरमियानी हालत में खड़ा रह जाता था। उसके साथी उसकी गैर हाजिर दिमागी को महसूस कर रहे थे और बारी बारी उसे तबीयत भी दरियाफ्त करते, लेकिन उसके पास जवाब में महज मुस्कुराहट होती। उसवा खुद उससे सलाम के अलावा दूसरा हर्फ कहना गवारा नहीं कर रही थी। वो स्टाफ रूम में आता तो उठकर चली जाती, लाइब्रेरी जाता तो वो वहां से निकल जाती। वो हैरान भी था कि उसवा के रवैये में इतनी शिद्दत क्यों कर आ गई। ऐसे इंतहाई रद्द अमल की बुनियाद काहे?
उसने तो अभी कोई इशारा नहीं दिया था, लेकिन फिर एकदम उसे इदराक हुआ कि इशारा तो वो पहले दिन से दे बैठा था। उसकी निगाहों ने बारहा एक ही दिन में कई बार उसके चेहरे का तवाफ किया था। वो लाशऊरी तौर पर यूनी में हर उस जगह पहुंच जाता था जहां पर उसवा के पाए जाने के इम्कानात होते। सैनिटोरियम हो या लाइब्रेरी, कैफे या स्टाफ रूम, वो लपक लपक वहां चला जाता। उसका मिजाज पहले अच्छा था, अब बेहतरीन था। वो खुश लिबास शुरू से था, अब मजीद निखर के यूनिवर्सिटी आता था। उसवा के सुनहरी दमकते गालों ने उसे बांध लिया था और इस बात को कई लोगों ने महसूस किया था, तो क्या उसवा ना करती? और अगर जैन के झुकाव को देखकर उसके दिल में भी नरम गोशा पैदा हो ही चुका था, तो जब जोया ने मंगनी का बम फोड़ा था तो वो रद्द-ए-अमल भी ना देती। अपनी हर उलझन का जवाब सुलझकर उसके सामने आ गया था, इसीलिए उसने फिलहाल पहले अब्बू से बात करने का फैसला किया और इस बार उसे अब्बू को मनाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह शादी की ठंडक में लान की खामोश और खुनकी भरे माहौल में अकबर साहब और जैन कुर्सियों पर बैठे थे। दरमियान में रखी टेबल पर 2 भाप उड़ाती चाय के मग रखे थे। अकबर साहब सकते के आलम में यकटुक जैन को देख रहे थे। जैन कभी उनको देख लेता था और कभी खजल सा होता मग के किनारे पर उंगली फेरने लगता। दिमाग किधर गिरा आए हो जैन, क्या सोचकर ये सब बोल रहे हो यार? अकबर साहब का सकता टूटा तो उन्होंने सरसराते लहजे में पूछा। जैन इधर उधर देखता लंबी सांस भरकर लफ्ज जोड़ने लगा। और अगर ऐसा कुछ इरादा था भी तो जुनैरा के आने से पहले बता देते ना। अकबर साहब ने दोबारा लुकमा दिया। किसी ने मुझसे पूछा कब था अब्बू? ना राय ली ना पसंद पूछी, मुझे तो पता भी जोया से चला कि आप लोगों का क्या इरादा है। कम से कम आप तो मुझे एतमाद में लेते। वो बेसाख्ता शिकवा कर गया। अकबर साहब को वाकई गलती का एहसास हुआ तो सर खुजाने लगे। दोनों फिर चुप हो गए। कुछ देर मजीद ऐसे ही कोई हल सोचते गुजर गई तो बिलाखिर थक के अकबर साहब ने कंधे उचका दिए। देख बेटा, हल तो है लेकिन जरा अक्लमंदी से अमल करना पड़ेगा। अंदर की बात बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारी बजाय खिजर का रिश्ता करना चाहती है नैना से। अब अगर तुमने खुद इनकार किया ना तो मुझसे लिखवा लो कि ना खिजर मानेगा इस रिश्ते पर ना तुम्हारी माँ। खिजर की दिलचस्पी तुम्हारी वजह से जुड़ी है इस रिश्ते में, इसलिए मंगनी भी ना हो और इनकार भी ना करना पड़े। तो इसका सीधा सा हल ये है बेटा कि अपने बड़े भाई के सामने अपनी मर्जी और खुशी साबित करने के लिए जी जान लड़ा दो। ऐसे पोज करो जैसे तुम्हारी अगर नैना से शादी ना हो सकी तो लुटिया ही डूब जाएगी। बस फिर देखना कैसे ये माँ बेटा तुम्हारी नैया पार लगाते। समझे कि अगली भी गई। उन्होंने किसी करीबी दोस्त की तरह हल उसके सामने रख दिया था और वो अब्बू की प्लानिंग पर अश अश कर उठा। बाप बेटा आगे को झुके घुटनों पर कोहनियां जमाए दोनों हाथ जोड़कर ठोड़ी के नीचे रखे एक दूसरे को देखते सर धुनने लगे और फिर एक शानदार कहकहा बाप बेटे के हलक से आजाद हुआ और सुबह की फैलती रोशनी में मदगम हो गया। जुनैरा पुप्पो जैन से मिलकर बहुत खुश हुई थी। वो उनकी सोचों से बढ़कर स्मार्ट और समझदार था। जुनैरा पुप्पो तौकीर चाचू को सराह रही थी कि उन्होंने अपनी भांजी के लिए कैसा हीरा लड़का बताया था। ये रिश्ता कराने में पेश तौकीर चाचू ही थे। जुनैरा पुप्पो ने नैना के रिश्ते की बात तौकीर चाचू से की थी तो उन्होंने लम्हे से भी पेशतर जैन का नाम लिया था, क्योंकि उनकी निगाह में जैन से बढ़कर खालिस और बेहतरीन लड़का कोई हो ही नहीं सकता था। जुनैरा पुप्पो को इटली में जैन की तस्वीर और दीगर तफसीलात तौकीर चाचू ने ही फराहम की थी। जैन सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था और जो अकाउंट वो इस्तेमाल करता था वो ऑफिशियल था। दूसरे वहाँ उसकी फील्ड से मुतल्लिका अफराद ही ऐड थे। अरसा दराज से वो रिश्तेदारों से एक मखसूस फासला कायम कर चुका था। सब उससे मुतल्लिक इतना ही जानते थे जितना मशहूर था। उसकी तालीमी काबिलियत जुबान ज़दे आम थी, जिसकी वजह से वो रिश्तेदारों की तवज्जो का मरकज़ बनना शुरू हुआ था। इसलिए वो नैना को या नैना उसे सोशल मीडिया के थ्रू भी नहीं जानते थे। ऐसे में ये रिश्ता जुनैरा पुप्पो के लिए हार्ट केक था, जबकि उसे बताने वाला भी उनका बेहतरीन खैरख्वाह भाई था। नैना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो भले से एडवांस माहौल की परवरदा थी, लेकिन कुछ हदूद क़यूद की कायल ज़रूर थी और अपनी शादी से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार उसने माँ को दे रखा था। अब जबकि जुनैरा पुप्पो को जैन पसंद आया था तो नैना का आना मजीद मुलतवी हो गया था। जैन बेहद खुश था और खिजर को उसकी खुशी सांप बन के डस रही थी। जुनैरा पुप्पो की मौजूदगी में उसके बाद बेबाद कहकहे और चुटकुले छोड़ना उसे अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर रहा था। वो जैन को जताए बिना जिस मिशन पर लगा हुआ था उसके मुकम्मल होने के इंतजार में था। सादिया नहीं जानती थी कि वो आजकल किस काम में मसरूफ है। उन्हें लगा था कि वो वक्ती तौर पर नैना के लिए जिद कर रहा था, जिससे दस्तबरदार हो गया है। अब आकर खिजर माँ को भी एक खास हद तक अपने इरादों की खबर देता था। सादिया के लिए यही काफ़ी था कि वो पुरसकून है, लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि वो हर बार की तरह इस बार भी करीब खेल खेल रहा था। जैन का आज सारा दिन बेहद मसरूफियत भरा था। यूनी में सालाना फेस्टिवल्स का आगाज होने वाला था और वह मुंतजमीन में शामिल था। उसवा भी उसी की टीम का हिस्सा थी। हाफ टाइम के बाद भी तलबा और असातिज़ा यूनी में रुकते थे और तैयारियों में मशगूल रहते।
उसवा गो के अभी भी उससे बराह रास्त बातचीत से गुरेज कर रही थी, लेकिन एक ही जगह काम करते बात करना पड़ती थी। ऐसे में वो बिना उसकी नज़र से नज़र मिलाए बात करती। जैन को हंसी भी आती और झुंझलाहट भी महसूस होती, लेकिन सबके बीच वो उसे टोक नहीं सकता था और कुछ वो मिजाजन भी मोहतात था। फारिग होते शाम के 4-5 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी ऑफिस केबिन में अपना ज़रूरी सामान रखकर पार्किंग तक आया और गाड़ी निकालते हुए भी उसकी निगाहें उसवा की मतलाशी थीं। अंदर वो हर जगह उसे देखता हुआ आया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। उसे मालूम था कि उसवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आती जाती है, लेकिन इस वक्त जितनी देर हो चुकी थी उसकी बस यकीनन निकल चुकी होती। वो अंदर ही अंदर फिक्रमंद सा गाड़ी ड्राइव करता यूनि से बाहर निकल आया। फुटपाथ के साथ साथ ड्राइव करते वो उसवा को तलाश कर रहा था जब अचानक वो उसे दिखाई दे गई। जैन की जान में जान आई। एक जानिब शेड के नीचे खड़ी वो बस के इंतजार में थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसके बिल्कुल सामने जाकर रोक दी। उसवा बिदक के 2 कदम पीछे हुई और गाड़ी को गुस्से से घूरा, पर अंदर उसे बैठा देखकर उसके तने तासुरात बहाल हो गए। जैन मुस्कुराया और फ्रंट डोर पूरा खोलकर उसे हाथ के इशारे से बैठने का कहा। उसवा ने भी जवाबन हाथ के इशारे से उसे तशरीफ ले जाने का इशारा किया। जैन ने तैवरियां चढ़ाकर दोबारा गर्दन से बाएं जानिब खाली सीट की तरफ इशारा किया। उसवा ने जवाब में खाली नशिस्त को घूरा और अबरू उचकाकर उसे मैं क्या करूं फिर का इशारा दिया। जैन ने एक तवील सांस खारिज की और हारन पर हाथ रख दिया। उसवा घबरा गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। जैन मुसलसल हारन दे रहा था। लोग मतवज्जा होने लगे। उसवा मुखालिफ सिमत में चलने लगी। जैन ने हारन को रिदम में देना शुरू किया। उसवा गुस्से से पलटी और चलती हुई आकर नशिस्त पर बैठ गई। उसने ठाक ही जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद किया तो जैन ने दिल पर हाथ रखा। अपनी गाड़ी के मामले में वो बड़ा टची सा था, पर सामने उसवा थी, क्या कहता। उसने चुपचाप गाड़ी सड़क पर डाल दी। कुछ देर मुकम्मल खामोशी रही। उसवा का गुस्सा भी ढल गया। उसे अंदर ही अंदर जैन के साथ एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। वो भी जानती थी कि इस वक्त उसे बस के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ता। जैन ने गला खंकारा, मुझे तुम बहुत पसंद हो उसवा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब्बू राजी हैं, अम्मी भी हो जाएंगी। तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? बिना तमहीद बांधे, बिना कोई लगी लिपटी रखे उसने बम फोड़ डाला था। उसवा के हाथ पैर सनसना उठे। ये तो बिल्कुल गैर मतवक्का था। वो जानती थी कि जैन उसके लिए कुछ अलग सोचते हैं, मगर इतने वाज़ेह अंदाज में कह भी डालेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी उसे। उसवा ने घबराहट दूर करने के लिए बिला वजह दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया, फिर पहले बदला और कमीज का दामन घुटनों पर मजीद खींचकर सामने स्क्रीन के पार देखने लगी। जैन उसकी हर हरकत बगौर देख रहा था। जब वो कुछ पल बाहर देख चुकी तो दोबारा बोला, कुछ और रहता है तो सेट कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं, मुझे तसल्ली रखो। उसवा ने उसकी जानिब देखा तो वो बेहद संजीदा दिखाई दिया, लेकिन होंठों के किनारे पर कहीं मुस्कुराहट छुपी थी। उसने हिम्मत जमा करके जवाब देने की कोशिश की, और अम्मी कैसे राजी होंगी? कहना कुछ था, कह कुछ डाला। ये तो सीधा सीधा हाँ कहने के बाद करने वाली बात थी। उसवा ने जुबान दांतों में दी और अपनी अकल पर मातम किया। जैन पहली बार दिल खोलकर हंसा, यानी उसे कोई एतराज नहीं था। वो बशाश लहजे में गोया हुआ, तुम राजी हो गई ना, अम्मी भी हो जाएंगी। उसवा ने कुछ कहने के लिए फौरी मुंह खोला, लेकिन जैन ने पहले ही कह दिया, अब ये ना कहना कि तुम राजी नहीं। तुम राजी हो उसवा, जी जान से राजी हो, जैसे मैं राजी हूँ, जी जान से राजी हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक खुशगवार सफर करना चाहता हूँ। उसवा ने मजीद बेकार गुफ्तगू को तूल देना मुनासिब नहीं जाना, खुलकर मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। जैन बेहद खुश था। उसवा ने उसके चमकते चेहरे की जानिब देखा और फिर गोद में रखे अपने दोनों हाथों को देखती हुई बोली, जैन, मुझे इस ताल्लुक को बंधन में बांधने से पहले अपने हवाले से बहुत सी बातें क्लियर करनी है। उसके बाद जो तुम मुनासिब समझो वो करना, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड का पता हो। जैन ने अचंभे से मोड़ काटा और इस्तफामिया नज़रों से उसवा को देखता रहा, यहाँ तक कि उसवा के मुंह से निकला, मैं अपने स्टेप फादर के घर रहती थी, लेकिन अब मैं अपने मामू के साथ रहती हूँ, और मेरी अम्मी को मनाना तुम्हारी अम्मी को मनाने से ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। उसवा ने सहूलत से कहा। जैन शशदा रह गया। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन अचानक ज़रूर थी। जैन ने गुमान नहीं किया था कि उसवा ब्रोकन फैमिली से है, क्योंकि वो बेहद कंपोज्ड शख्सियत की मालिक थी। जैन ने होंठ सकोड़े और कंधे उचकाते हुए बोला, ये भी मार का सही, एक मेरे घर का एक तुम्हारे घर का, हो जाएगा कुछ ना कुछ। उसके ऐसा कहने से उसवा यकदम हल्की फुल्की हो गई थी। जैन ने जवाबन मीठी निगाहों से उसे देखा। बाहर मौसम की खुनकी दिलों में नए और अछूते जज्बात को गरमा रही थी। एक नया साथ, एक नई इब्तदा। नैना पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। घर में मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू थीं। सादिया भी मुकम्मल खुशी और रजामंदी से सारी खरीदारी करने में मसरूफ थीं। रावी बज़ाहिर चैन ही चैन लिख रहा था, पर दर हकीकत एक इम्तिहान जैन का मुंतज़िर था।
अकबर साहब और जैन की सोचों के ऐन मुताबिक खिजर बिल्कुल खामोशी धार चुका था, जो बहुत बड़े हंगामे का पेश खैमा थी। जैन बरमला नैना के लिए तौसीफी कलमात कहता तो खिजर एक कमीनी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखता और निगाह फेर लेता। अकबर साहब और जैन को यकीन था कि मंगनी के दिन से पहले ही खिजर इस रिश्ते के खिलाफ डटकर खड़ा हो जाएगा, और जब सादिया को मालूम होगा कि उनका लाडला नैना के बिन जल मछली की तरह तड़प रहा है, तो वह अकबर साहब के आगे पहले तो तरले मिन्नतें डालेंगी, बसूरत दीगर जैन को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा कि क्या वो भाई के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता। यही मौका होगा जब जैन अपनी गर्दन छुड़ा सकेगा। जुनैरा को नैना और खिजर के रिश्ते के लिए कायल करना ज्यादा मुश्किल ना होता, और अगर खुदा न खास्ता जुनैरा नाराज होकर खिजर के लिए इनकार कर भी देती तो कम से कम जैन इस मामले से निकल चुका होगा। जैन और अकबर दोनों का ख्याल यही था कि बस आज कल में किसी भी वक्त खिजर हंगामा खड़ा कर देगा, लेकिन हर चीज इंसान की प्लानिंग के हिसाब से होती तो दिक्कत किस शय का नाम होता। तीसरा दिन था और जुनैरा पुप्पो ने आना तो दूर काल तक नहीं की थी। सादिया का ख्याल था कि खरीदारी वगैरह की मसरूफियत के बायस आ नहीं पा रही होंगी, लेकिन तीसरे दिन की शाम को जुनैरा पुप्पो तोकीर चाचू के साथ बेहद गुस्से में घर आई और रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी नैना को जैन जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए भाई, जो किरदार का इस कदर हल्का हो। मुझे तो तोकीर से भी गिला है कि उसने जैन की इतनी तारीफ की थी कि मैंने छानबीन भी ना की। इस कदर गिरी हुई इखलाकियात का मालिक है वो, अफसोस है मुझे। अकबर साहब और सादिया शशदा रह गए। तोकीर चाचू अलग शर्मिंदा से निगाहें चुरा रहे थे। वो तो जैन पर अंधा यकीन करते थे, लेकिन जुनैरा पुप्पो को कायल करना अब नामुमकिन था क्योंकि उनके पास तमाम सबूत थे। जुनैरा, मेरे बेटे पर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाने की वजह जान सकता हूँ? अकबर साहब का लहजा सर्द था। वो मामले की संगीनी को कुछ से काफी ज्यादा समझ गए थे। मेरे पास जैन की करतूतों के सबूत हैं भाई। वो तो अल्लाह भला करे खिजर का, उसने बर वक्त नैना को तबाह होने से बचा लिया। मेरा भतीजा है जैन, में इसकी दुश्मन नहीं। मैंने बहुत चाव से अपनी बेटी देनी चाही थी, लेकिन आपने जाने मुझसे किस वक्त का बदला लिया है। अकबर साहब ने शाकी निगाहों से बहन और छोटे भाई को देखा। तोकीर चाचू के चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख के आसार थे। बड़े भाई की निगाहों का मफहूम समझकर ठहरे लहजे में बोले, मैं तो समझा कर हार गया भाईजान। आपा के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जैन ना जाने किन किन लड़कियों के साथ नाजेबा हालत में मौजूद है। मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ कि वो तस्वीरें असली नहीं हैं। कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कुछ का कुछ बना के दुनिया को पागल बनाया जा रहा है, और ये चंद तस्वीरों के लिए इतने हीरे लड़के को गंवा रही हैं। ये सब खिजर का किया धरा है। खबरदार तोकीर। इस सारे तमाशे में पहली बार सादिया की आवाज बुलंद हुई। अकबर साहब ने इस्तेहजाइया बीवी को देखकर सर मारा। जिसको देखो मेरे खिजर के पीछे पड़ा रहता है। हर गलत काम उसी के माथे क्यों मंड दिया जाता है। जैन भी मेरी औलाद है और मैं जानती हूँ कि दूध का धुला नहीं। मेरे खिजर ने अपनी फुफी से भलाई ही की है ना। कल को जो नैना को मालूम होता कुछ और वो घर खराब कर लेती, तब क्या कर लेते हम सब। जैन से तो मैं बाद में पूछूंगी कि आखिर वो जॉब के नाम पर क्या गुलछर्रे उड़ाता है। तुम फिक्र ना करो जुनैरा। सादिया तकरीर करने के बाद नंद को दिलासा देना नहीं भूली। जुनैरा ने टिश्यू से आंखें पोंछी और भाभी के बाजू पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेरे लिए तो भाभी जैसा जैन है वैसा खिजर। मेरी बच्ची को खिजर बहुत भाया है। वो तो कहती है, मामा कितना अच्छा हो गया जो खिजर मुझे वक्त पर मिल गया। वो इतना नाइस और वेल एजुकेटेड है कि मुझे उस पर प्राउड फील होता है। सबसे बड़ी बात कि कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, कभी किसी उल्टी सीधी आदत में नहीं पड़ा। मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए मुझे खिजर दे दीजिए। इस बात पर तोकीर चाचू का तंजिया हुकारा उभरा तो सादिया भी पहलू बदल कर रह गई। खिजर के कितने अफेयर्स थे और वो कैसे आदात में मुब्तला था, उनसे बेहतर कौन जान सकता था। कितने वक्त से खिजर राब्ते में है नैना के साथ आपा? तोकीर चाचू ने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे सही से नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि नैना की और खिजर की दोस्ती मेरे पाकिस्तान आने के बाद हुई है, वरना मुझे मालूम होता। नैना मुझसे कुछ नहीं छुपाती। तो आपा, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब खिजर की चालाकी है। वो कभी भी जैन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस बार वो फौरी शोर नहीं मचा सका क्योंकि आपने रिश्ता ही जैन का मांगा था और नैना नहीं थी जिसको वो लड़ झगड़ कर हासिल कर लेता। इसलिए उसने ये चाल चली कि वो खामोशी से नैना के साथ राब्ते में आ गया और उसे जैन की उल्टी सीधी तस्वीरें दिखाकर कायल कर लिया, ताकि जैन आपकी नज़रों में गिर भी जाए और आप अपने मुंह से खुद खिजर का रिश्ता भी मांग लें। वरना जैन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी खूबियों का अंदाजा आप कर ही नहीं सकती। तोकीर चाचू ने 2 मिनट में सारा तज्जिया निकालकर सामने रख डाला था। वो तो खिजर की रग रग से तब के वाकिफ थे जब अकबर साहब खुद उसी के गुण गाते थे, और जैन उन्हें बचपन से ही बेहद पसंद था। इस रिश्ते की खुशी उन्हें ज़ाती तौर पर बेहद थी।
जुनैरा के चेहरे पर तजब्जब के आसार देखकर सादिया दोबारा मैदान में उतर आईं। वो समझ गई कि खिजर एक बार फिर अपनी मनवाने के लिए मचल चुका था और अब उन्हें उसकी खातिर स्टैंड लेना ही लेना था। मेरे खिजर में कौन से कीड़े देख लिए तुमने तोकीर, लाखों में एक है और अब जो हो गया सो हो गया। बच्चे हैं, ऊट पटांग हरकतें करते ही रहते हैं। बात यह है कि नैना और खिजर एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्या अब जबरदस्ती नैना को ज़ैन से ब्याह दें? क्यों 3 जिंदगियां खराब करना चाह रहे हो? देवर को सुनाने के बाद उन्होंने अपना रुख नंद की जानिब किया। मेरा खिजर बहुत खुश रखेगा नैना को जुनैरा, वो बहुत जिम्मेदार और सुलझा हुआ है। बाकी जो तुम्हारी मर्जी हमें कबूल है, बस नैना से मशवरा कर लेना ज़रूर। जुनैरा को ललचाने के बाद यह भी याद दहानी करवा दी कि बेटी की मर्जी को मद्देनजर रखे। जुनैरा ने चंद पल लिए मजीद सोचने में और फिर हाँ कह दी। दोनों नंद भाभी एक दूसरे को मुबारक देती गले मिली। अकबर साहब जो अब तक सदमाती सी कैफियत में बैठे थे यकदम उठे और वहां से निकलते चले गए। तोकीर चाचू ने तासुफ से बड़े भाई की पुश्त को देखा, जबकि सादिया ने तसल्ली देने वाले अंदाज में नंद के दोनों हाथों को थामकर थपथपाया। उनकी खुशी उनके चेहरे से अयां थी। अकबर साहब बेहद तैश के आलम में खिजर के कमरे में दाखिल हुए थे। वो कमरे में नहीं था, वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। वो गुस्से से आगे बढ़े और टेबल पर रखा उसका सारा कंप्यूटर सिस्टम एक झटके से फर्श पर दे मारा। धमाके की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से वाशरूम से बाहर निकल आया। अपने कंप्यूटर की यह हालत देखकर वो सदमे में खड़ा रह गया। अकबर साहब आगे बढ़े और उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे तौलिए से उसे घसीट कर फर्श पर गिरा दिया। खिजर इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसका सर सीधा फर्श से टकराया। खून की पतली सी लकीर नमूदार हुई और उसके अब्रू से होती नीचे आने लगी। अकबर साहब ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उसे सीधा किया और उसके चेहरे पर लगातार थप्पड़ों की बारिश कर दी। खिजर बेबस सा हुआ, हरकत तक करने से कासिर हुआ जा रहा था। क्या क्या दुश्मनी है तुम्हें ज़ैन से? आज बता ही दो मुझे। अकबर साहब ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा। उनकी आंखें खून रंग हो रही थीं। खिजर ने उनके दोनों हाथों को सख्ती से थामकर परे करना चाहा तो वो उसे झटका देते हुए गुर्राए। बदलिहाजी करना चाह रहे हो? हाँ, करो करो बाप से भी, और तुमने किया भी क्या है सारी उम्र? लिहाज तो मैंने किया तुम्हारा हमेशा, लेकिन अब तुमने जो बदनामी ज़ैन को लगाई है उसका अजाला भी तुम ही करोगे। खिजर सारा मामला समझ गया। उसके होंठों पर बदतरीन चिढ़ाती मुस्कुराहट उभरी और इस बार वो पूरी ताकत लगाकर बाप के चुंगल से निकलता परे होकर खड़ा हो गया। अकबर साहब ने उसकी इस हरकत पर उसे इस्तहज़ाइया देखा तो वो कंधे उचकाता हुआ बोला, कैसा अजाला? मैं क्यों करने लगा? अजाला तो ज़ैन से करवाया है मैंने। उसने जुर्रत भी कैसे की मेरे हिस्से की चीज़ पर निगाह रखने की? औकात कैसे भूल गया अपनी वो? जब मुझे नहीं चाहिए हो बस वही ले सकता है वो, बस बाकी सबका अव्वल हकदार मैं हूँ। नैना को मेरे जैसे शख्स की बीवी बनना चाहिए और मैं उसे वैसे भी बना के रहता, लेकिन ज़ैन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो जो आप और आपके भाई लोगों ने ज़ैन को सुपर बनाकर ख़ानदान में पेश कर रखा है ना, वही बुत तोड़ा है मैंने। और अब अब्बू आपसे जो बन पड़ता है वो करें, क्योंकि मुझसे जो बन पड़ा मैंने कर डाला। अकबर साहब को ज़िंदगी में पहली बार अपने बेटे से शदीद नफरत महसूस हुई। अब तक उन्हें उस पर अफसोस होता था, दुख होता था, लेकिन आज उन्हें उससे घिन आ रही थी। उनके कंधे एकदम ढीले हो गए। वो शिकस्ता लहजे में गोया हुए, मुझे लगता था कि तुम वक्त के साथ सुधर जाओगे, तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तुम ना सुधरे और ना बदले, बल्कि तुम अपनी असल फितरत पर उतरे हो। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी औलाद हो। काश तुम मेरे बेटे ना होते। काश मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा होता और वो ज़ैन होता। वो कहते साथ ही उसके कमरे से निकलते चले गए। खिजर ने गर्दन में डाला तौलिया निकाला और उसका गोला बना के तेज से सामने दीवार पर दे मारा। उसके नथने फूलते पिचकते उसके गुस्से के गमाज थे। वो बंद भीची मुट्ठियां अपनी स्टडी टेबल पर रख कर खुद को ठंडा करने लगा। उसे ना अपने किए पर अफसोस था, ना बाप से बदतमीजी पर शर्मिंदगी। मुझे आपका बेटा होने पर कौन सा फ़ख्र है? सारी उम्र किया ही क्या है आप लोगों ने मेरे लिए? बस एक बार मैं नैना के साथ इटली चला जाऊं, फिर कहाँ के माँ बाप और कौन बहन भाई, शक्ल तक देखने को तरसा दूंगा अपनी। हूँ जो लोग झुकना नहीं सीखते उनको कुदरत रेजा रेजा कर देती है। वक्त किसी का सगा नहीं होता, वो सिर्फ सरपट भागना जानता है और अपनी लपेट में आई हर शय को रगेद देता है। ज़ैन दिल गिरफ्तार सलान में बैठा था अकेला। सामने छोटी सी टेबल पर लैपटॉप खुला पड़ा था, लेकिन वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देखे जा रहा था। जो भी हुआ था उससे उसे दुख और अजियत पहुंची थी। खिजर पर गुस्सा इतना नहीं था, क्योंकि वो इसी तर्ज के तरीका वारदात का बचपन से आदी था। दुख इस बात का था कि अम्मी ने यकीन ही नहीं किया था कि खिजर ने उसके किरदार पर धब्बा लगाने के लिए ऐसी कड़ी हरकत की है, बल्कि उन्होंने कुछ भी सोचे बिना खिजर और नैना का रिश्ता तय कर दिया था। उसे कोई एतराज नहीं था। वो तो चाहता था कि नैना से खिजर की शादी हो, लेकिन इस तौर हरगिज नहीं कि वो उसकी नेक नामी को झटका लगा दे।
अब्बू ने 2 दिन से खुद को कमरे में तकरीबन बंद कर रखा था। वो सिवाय जोया के किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। जैन को अब्बू के भोलपन पर प्यार आता था। उन्हें लगता था कि इस तरह से अम्मी और खिजर को शर्मिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम ही रहते थे। अफसोस तो उसे ये था कि अम्मी एक बार भी जैन को दिलासा देने उसके पास नहीं आई थी, बल्कि उल्टा नाश्ते की मेज पर उसी के लत्ते ले लिए थे कि ना वो ऐसी हरकतों में मुलविस होता, ना खानदान में बदनामी होती। और वो अपनी माँ का यह अंदाज देखकर एक बार फिर हैरान रह गया था। बचपन से अब तक बारहा ऐसा होता आया था, लेकिन वो क्यों अब तक आदी नहीं हो सका था, ये बात उसे समझ नहीं आती थी। शायद माँ और औलाद का रिश्ता वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें एतबार और भरोसा कोख में बच्चे के साथ ही पनपता है। वो एतबार जो बच्चे को अपनी माँ की मोहब्बत पर होता है, और वो भरोसा जो माँ को अपनी औलाद की वफादारी पर होता है। लेकिन जैन को लगता था कि उनके बीच का एतबार और भरोसा उसके साथ जन्म ही नहीं ले सका। वो हमेशा उनसे महरूम रहा था। वो लाशऊरी तौर पर अम्मी का मुंतजिर रहा था कि वो आएंगे और उसे तसल्ली देंगी, उसे कहेंगी कि उन्हें उस पर एतबार है, वो झूठा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो इतने जोश से उसकी मंगनी की तैयारी नहीं कर रही थी जितनी खुशियां अब उनके चेहरे से फूट रही थी। सैन ने एक झटके से लैपटॉप बंद किया और जेब से सेल फोन निकाला। उसे होंठों से टिकाए वो कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने उसवा को काल मिला दी। बैल जा रही थी और वो अपनी जगह से खड़ा होता, चाबियां जेब में टटोलता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मेरा दिल चाह रहा है सब कुछ तहस नहस कर दूं। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से हिम्मत जैसे निचड़ कर रह गई है। मैंने बहुत मेहनत और बेहद रियाजत के बाद खुद को जोड़ना सीखा था, और आज एक ज़र्ब ने मेरे पूरे वजूद में दरारें डाल दी हैं, शगाफ कर दिए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा फिर से टूटने लगा हूँ उसवा। वो बेइख्तियार से अपना हर दुख उसवा को बताता चला गया। दरिया किनारे चहल पहल अभी भी बरकरार थी। वो दोनों कतरे पुरसकून गोशे में बहते दरिया से कुछ फासले पर ठंडी नम मिट्टी पर बैठे थे। माहौल में खुनकी की शिद्दत थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। उसको पूरे इन्हमाक से जैन को सुन रही थी और साथ अपने बैग की फ्रंट पॉकेट में हाथ डालती जाती और उसमें से एक एक करके काजू निकालकर खा रही थी। हर 2 मिनट बाद वो जैसे ही जैन बोलने में वक्फा लेता, एक काजू उसकी तरफ बढ़ा देती, जिसे वो थामकर मुट्ठी में दबा लेता। ऐसे करते करते उसकी मुट्ठी में 8-10 काजू तो बंद हो ही चुके थे। जैन को मुकम्मल सुनने के बाद उसने पॉकेट में हाथ डालकर काजू निकालना चाहा तो वो अब खाली महसूस हुई। जैन उसे अब कोफ्त से देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो बेकार में इतनी देर से बकबक कर रहा है। उसमें जब टटोलने से बाज नहीं आई तो जैन ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी मुट्ठी में बंद काजू उसकी हथेली पर मुंतकिल कर दिए। लो करो कचर कचर, मैंने तो इतनी देर से झकी मारी है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बिला वजह अपनी पर्सनल बातें कहता चला गया, जबकि तुम्हारा ध्यान तो सारा मुंह चलाने पर था। वो नाराज सा अब उठने को पर तोलने लगा। उसवा ने अपने बैग के दबाव से उसे वापस जगह पर धक्का सा दिया। वो शाकी निगाहों से उसे देखकर मुंह फेर गया। नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का वो वाहिद असूल समझाया है जिस पर कारबंद रहकर मैंने 10 साल गुजार दिए। उसे मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो जैन ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब, कैसा असूल? उसने सवाल किया। जब सब आपकी राह में रोड़े अटकाने पर कमर कस लें तो आप भी अपना मकसद हासिल करने में उसी शिद्दत से मसरूफ हो जाओ। मत सुनो किसी को कि कोई क्या कह रहा है, किसी को कितना बुरा लग रहा है। कौन चाहता है कि आप ठहर जाओ, कौन चाहता है कि आपका ध्यान बट जाए। ये वो वक्त होता है जब आपको सिर्फ वो देखना और सोचना और करना है जो आप ठान चुके हैं। करते जाओ और बस करते जाओ। तंग आकर जिच होकर सब आपको आपका मन चाहा कर देने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे तुमने मुझे काजू वापस दे दिए खाने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं इस वक्त बस यही काम करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कितना ही रोक लो। जैन आंखों में इस्तेजाब लिए उसे घूरे जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसवा मजाक कर रही है, लेकिन वो संजीदा थी। वो बात तो उससे कर रही थी, लेकिन लहजा कुछ खोया खोया भी लग रहा था। जैन ने नरमी से उसकी कोहनी को छूकर मतवज्जा किया। उसवा तुम ठीक तो हो ना? क्या डिस्टर्ब हो आज? किसी बात पर दुखी हो क्या? किसके अंदर दुख नहीं है जैन? कौन है ऐसा जो हर दम खुशियों के हंडोले में झूलता है? हर कोई यहाँ अपने अपने हिस्से के दुख उठाए हुए है। तुम्हारी तकलीफ बजा है, तुम्हारे किरदार पर दाग आया है, तुम सही दर पे हो, लेकिन तुमने मौका ही क्यों दिया कि कोई तुम्हारे साथ ऐसी चाल चलता? तुमने पहली बार में ही पलट के मुकाबिल के वार का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो जब हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्या तुम कभी भी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हो सके? वो पूछ रही थी और जैन सुन सा उसे बोलते सुन रहा था। वो लाजवाब हो गया। उसवा ने बात जारी रखी। जैन जिंदगी सबको बार बार चांस देती है, खुद को बदलने का, अपने लिए लड़ने का, अपनी हक तलफी रोकने का, लेकिन हम उस चांस को मिस करते चले जाते हैं, कभी कम हिम्मती की वजह से तो कभी मजलूमियत की वजह से।
हमें आदत पड़ जाती है ज्यादती सहने की, दुख उठाने की और अपने आप से हमदर्दी करने की। खुद से हमदर्दी करना वो भी उस वक्त जब आपको मैदान में उतरने की जरूरत हो। महज मुंतखब नाकामी है। अपने लिए जो लड़ाई हम खुद लड़ते हैं वो कोई दूसरा नहीं लड़ सकता, क्योंकि दुख हमारा है, दिल हमारा है, महसूस हम करते हैं, तो जुबान भी हम इस्तेमाल करें ये बताने के लिए कि हमें बुरा लग रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हमें भी वही सब मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, लेकिन हमें खुद तरसी की आदत पड़ चुकी होती है। जब सब अच्छा अच्छा होने लगता है तो हम हालात वापस उसी मुकाम पर ले आते हैं जहां वो हमारे लिए दुख और तकलीफ का बाइस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोना पसंद होता है, खुद पर तरस खाना पसंद होता है, अपने आप को खुद की ही अदालत में मजलूम साबित करते रहना पसंद होता है। मैदान सजा हो तो पुराने जख्म नहीं चाटे जाते, बल्कि नए के लिए सीना ताना जाता है। वह हाथ झाड़कर तसल्ली से घुटने खड़े करके अपनी बाहें उनके गिर्द लपेट कर बैठ गई, और ज़ैन को समझ नहीं आ रही थी कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा था या अफसोस उसवा को सब बताने के लिए। उसवा नॉर्मल थी और उसे कुछ कहने का मौका दे रही थी, पर जब वो कुछ नहीं बोला तो एक तवील सांस भरकर वो मुस्कुराई और शरारती लहजे में बोली, माँ बदौलत लूसना बंद करें तो मेरी बात पर गौर करेंगे, मुझे यकीन है। ज़ैन कुछ नहीं बोला, बस वो भी दोनों घुटने खड़े करके उनके तरफ बाजू बांधे उसे यकटुक देखने लगा।